नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जिसमें मैं परशुराम अग्रवाल आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कक्षा 11 रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में इकाई क्रमांक 2 100 प्रबंधन कौशल सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। बच्चों, इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इकाई क्रमांक 5, लेकिन उससे पहले हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सत्र क्रमांक 1 ताकत और कमजोरी का विश्लेषण के भाग 1 में ताकत और कमजोरी किसे कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषाएं एवं स्वयं को जानना या फिर नोइंग योरसेल्फ। इसके बाद बात करें सत्र क्रमांक 1 के भाग 2 की, तो इसके अंदर हम लोगों ने जाना था योग्यताओं और कमियों का विश्लेषण, ताकतों की पहचान किस प्रकार की जाती है, कमजोरियों को किस प्रकार से पहचाना जाता है। साथ ही हम लोगों ने देखा था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें हमारी ताकत और कमजोरियों का पता लगाने में मदद करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था रुचि और क्षमताओं के बीच में अंतर। इसके बाद बात करें सत्र क्रमांक 2 की, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा तैयार होना या फिर ग्रूमिंग, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा तैयारी और उसका महत्व क्या है, पोशाक और तैयारी के लिए दिशा निर्देश कौन कौन से हैं, एवं सत्र 2 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी हम लोगों ने जाना। बात करें सत्र क्रमांक 3 की, व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसे इंग्लिश में पर्सनल हाइजीन भी कहते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं व्यक्तिगत स्वच्छता किसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए 3 कदम कौन कौन से हैं, हाथ धोने के लिए आवश्यक चरण कौन कौन से हैं, एवं सत्र 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करें सत्र क्रमांक 4 टीम में कार्य या फिर टीम वर्क। इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं टीम में कार्य किसे कहते हैं, टीम में कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं, एवं एक टीम को आपस में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद बात करें कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सत्र क्रमांक 5 नेटवर्किंग कौशल या फिर नेटवर्किंग स्किल्स। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग कौशल क्या है, नेटवर्किंग कौशल के लाभ क्या क्या हैं, नेटवर्किंग कौशल कैसे बनाया जा सकता है, एवं सत्र 5 से बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक नेटवर्किंग कौशल क्या है। नए लोगों को जानना कितना महत्वपूर्ण है। आप अपने दोस्तों के सर्कल में बहुत सहज हो सकते हैं, लेकिन अपने व्यक्तिगत और काम के जीवन में बढ़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जानना आवश्यक है। यही सब नेटवर्किंग कहलाती है। बच्चों, दरअसल नेटवर्किंग का मतलब होता है कि हमें कई सारे लोगों के साथ में जान पहचान होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और अपने जीवन में या अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकें। इसके लिए हमें लोगों को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि हम केवल अपने दोस्तों को जानते हैं और अन्य लोगों से पहचान नहीं करते हैं, तो इससे हमें व्यापार करने में कठिनाई हो सकती है, और जब हमें व्यापार करने में कठिनाई होगी तो इससे हमारा जीवन भी सफल नहीं हो सकता। अतः हमें सभी लोगों या कई सारे लोगों को जानना आवश्यक है। नेटवर्किंग का अर्थ है लोगों को जानना, समय के साथ उनके संपर्क में रहना और उनके ज्ञान या कौशल का इस तरह उपयोग करना कि यह दोनों पक्षों की मदद करे। बच्चों, इस नेटवर्किंग के अंतर्गत हम आपस में लोगों को जानते तो हैं ही, साथ ही हम जब हमें समय आता है और हमें किसी प्रकार से उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनसे काम करवा सकें और साथ में हम उनके काम भी आ सकें, और यह हमें समय देख करके करना है। और इसके साथ साथ हमें अपना ज्ञान या उनका ज्ञान और कौशल की ज़रूरत अगर यदि पड़ती है तो आपस में हमें साझेदारी करनी होगी। नेटवर्किंग कौशल में
दो महत्वपूर्ण कौशल शामिल हैं। सबसे पहला होता है ईमानदारी से सुनना और दूसरा होता है विचारशील प्रश्न पूछना। आइए बच्चों समझ लेते हैं एक एक से। तो सबसे पहला आता है कि ईमानदारी से सुनना। ध्यान से सुनने से पता चलता है कि आप उस व्यक्ति का सम्मान करते और महत्व देते हैं जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है। बच्चों, जब हम किसी व्यक्ति को ईमानदारी से सुनते हैं तो इसका यह मतलब है कि जिस व्यक्ति को भी हम ईमानदारी से सुन रहे हैं हम उसे सम्मान दे रहे हैं और हम उसे सम्मानजनक व्यक्ति मानते हैं और उसकी बातों को महत्व भी देते हैं, इसीलिए हम दूसरे व्यक्ति को सुन रहे हैं। जबकि विचारशील प्रश्न पूछने से पता चलता है कि आप दूसरे व्यक्ति की राय में रुचि रखते हैं और यह रिश्ते में विश्वास बनाने में मदद करते हैं। बच्चों, जब भी हम किसी से विचारशील प्रश्न पूछते हैं तो इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि उस व्यक्ति का राय का सम्मान हम करते हैं और यदि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार की राय देता है तो हम उसके बारे में जरूर सोच सकते हैं और उसकी राय पर विचार कर सकते हैं, जो कि हमारे रिश्तों में और हमारे संबंधों में एक विश्वास बनाने में मदद करता है। तो बच्चों, हम अपने जीवन में ऐसे कुछ लोग जरूर होते हैं जिन्हें ध्यान से सुनते हैं और उनके विचारों पर या उनकी बातों पर हम विचार करते हैं और उसमें हम रुचि भी रखते हैं। साथ में इससे हमारे रिश्ते में भी सुधार होता है। एक अच्छा रिश्ता या फिर व्यक्तिगत या फिर व्यवसाय में बन सकता है। बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को लाभ उठाना चाहिए। आइए हम नेटवर्किंग कौशल रखने वाले लोगों का एक उदाहरण देखें। देखिए बच्चों, किसी भी प्रकार से यदि हम अपना रिश्ता मजबूत बनाना चाहते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो या फिर व्यवसायिक जीवन में हो, तो यहाँ हमें एक दूसरे को लाभ जरूर देना है, क्योंकि यदि हम किसी भी प्रकार का एक दूसरे को लाभ नहीं दे पाएंगे तो इससे हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हो पाएगा। और इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है नेटवर्किंग कौशल वाले लोग किस प्रकार से होते हैं। कार्तिक एक नए पड़ोस में चले गए। वह हर दिन नए बच्चों से मिलता है, उन्हें मिलने पर एक दोस्ताना मुस्कान देता है और स्कूल के समय के बाद उनके साथ बात करता है। अन्य बच्चे उसे निकटतम किराने की दुकान, खेल का मैदान, स्विमिंग पूल आदि खोजने में मदद करते हैं। वह अक्सर अपने दोस्तों को नाश्ते के लिए घर आमंत्रित करता है। बच्चों, यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि कोई बच्चा है जिसका नाम कार्तिक है। वह एक नई जगह पर गए हुए हैं जहाँ पर वह किसी को भी नहीं जानते हैं, परंतु वह हर दिन किसी न किसी नए बच्चों से मिलते हैं। साथ ही उनके साथ में एक दोस्ताना मुस्कान देते हैं। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि वह उन बच्चों से दोस्ती करते हैं, बस क्या हो रहा है कि एक दोस्ताना मुस्कान देते हैं जिससे कि वह बच्चे या वहाँ के लोग उनको जानने पहचानने लगें और उनके साथ में घुलने मिलने लगें। इससे वह बच्चे जिसके साथ में वह दोस्ताना मुस्कान दे रहे हैं उनकी कुछ नई चीज़ों को ढूंढने में, जैसे कि दुकान या फिर खेल के मैदान या फिर स्विमिंग पूल या फिर पार्क आदि चीज़ों को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। साथ ही वह जल्दी उस एरिया से या उस कॉलोनी से परिचित हो जाते हैं और वहाँ पर कई सारे बच्चे या अक्सर लोग उनको अपने घर पर चाय नाश्ते के लिए भी आमंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार के लोग नेटवर्किंग कौशल को बढ़ाने में सक्षम होते हैं या फिर इस प्रकार के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी नेटवर्किंग को सफल बनाना है या अपने नेटवर्किंग के माध्यम से लोगों के साथ मिलना जुलना है। तो इस प्रकार के लोग नेटवर्किंग कौशल में पारंगत होते हैं। और अब दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जो कि नेटवर्किंग कौशल नहीं रखते हैं। लकी बहुत शांत लड़का है। वह लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है। कक्षा में भी वह अकेले बैठता है और किसी के साथ बात नहीं करता है। वह दोपहर का खाना भी अकेले ही खाता है। वह अक्सर समूह गतिविधियों और खेल के दौरान स्कूल में संघर्ष करता है। इससे उसे तनाव होता है और वह स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। बच्चों, उसी के विपरीत एक अन्य उदाहरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक लड़का है जिसका नाम लकी है और
यह बहुत शांत स्वभाव का है, इसे किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं है, यह कभी टीम में भी काम नहीं करता है, साथ में इसे अकेला रहना बहुत पसंद है। हमेशा यह कक्षा में भी अकेले बैठता है, अकेले खाना खाता है, अकेले जाता है, अकेले आता है, इसे किसी के साथ भी रहना पसंद नहीं है। और जब यह इस प्रकार से गतिविधि करता है तो इससे यह तनाव में आ जाता है, क्योंकि यह ना तो अपनी किसी से बात शेयर कर पाता है और ना किसी की बात को सुन पाता है। तो इससे उसके मन में या उसके दिमाग में इस पर एक प्रकार की भावनाएं उभरती रहती हैं कि शायद उससे कोई बात नहीं करता है, जबकि समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि उसे खुद ही अकेले रहना पसंद है। तो यहाँ इस प्रकार से वह तनाव में चला जाता है और कई सारी समस्याएं उसको घेर लेती हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि यदि वह तनाव में जाता है तो वह स्कूल जाना भी बंद कर देता है। बात करते हैं कि नेटवर्किंग कौशल यदि किसी के साथ होता है, किसी के अंदर होता है, तो उसे किस प्रकार से लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्किंग कौशल आपको भरोसेमंद और विश्वसनीय दोस्त बनाने में मदद करती है, जिनके साथ आप ये सुविधाएं हासिल कर सकते हैं। बच्चों, यदि हमारे अंदर नेटवर्किंग कौशल है तो इससे हमें हमारे दोस्त वो भी भरोसेमंद और विश्वसनीय बनाने में मदद मिलती है, जो कि हमें कई सारी सुविधाएं देते हैं। सबसे पहली सुविधा आती है विशेषज्ञता और कौशल साझा करना। बच्चों, यदि हम नेटवर्किंग कौशल रखते हैं तो इससे जो भी हम दोस्त बनाएंगे वह विशेषज्ञ होंगे और किसी भी प्रकार का कौशल एक दूसरे को शेयर करने में कभी भी हिचकिचाएंगे नहीं। दूसरा आता है कठिन समय में सहायता लेना और सहायता देना। यदि किसी भी प्रकार का ऐसा समय आता है जहां हमें किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस समय इस प्रकार के लोग या इस प्रकार के दोस्त हमारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे, अब चाहे वह समय सहायता देने का हो या फिर सहायता लेने का। नए अवसरों के बारे में मांग करें और सूचित करें। बच्चों, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहला आता है विशेषज्ञता और कौशल साझा करना। उदाहरण के लिए, आप एक साक्षात्कार के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए कंपनी में नियुक्त अपने दोस्त या पड़ोसी से बात कर सकते हैं। बच्चों, इसके अंतर्गत यदि हम किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं और वहां आगे यदि हमें इंटरव्यू देना है तो इसके लिए हम अपने किसी ऐसे दोस्त जो कि हमारा कंपनी या फिर किसी ऐसी जगह पर काम करता है जो कि बहुत विशेषज्ञ है और उस फील्ड में वह जानता है, तो हम यदि हमारे अंदर नेटवर्किंग कौशल होता है तो उससे बात कर सकते हैं और उससे जानकारी ले सकते हैं कि आपको साक्षात्कार किस प्रकार से देना है ताकि वह नौकरी आपको मिल सके। तो बच्चों, इससे हमें पता चलता है कि हमारी कुशलता, हमारी नेटवर्किंग कुशलता हमें किस प्रकार से सहायता कर सकती है। दूसरा बिंदु आता है कठिन समय में सहायता लेना और सहायता देना। उदाहरण के लिए, आप अपने दोस्तों को आपकी मदद करने के लिए कह सकते हैं कि क्या आप स्कूल जाने में देर कर रहे हैं या स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करने में जा रहे हैं। बच्चों, इसके अंदर यदि किसी व्यक्ति के अंदर नेटवर्किंग कुशलता होती है तो कभी भी यदि वह स्कूल के काम को पूरा नहीं कर पाया है या उसे कहीं पर समस्या आ रही है तो वह अपने दोस्तों की मदद ले सकता है और उनसे अपना काम करवा सकता है, जिससे कि उनका काम पूरा हो जाए और वह समय से उस प्रोजेक्ट को या स्कूल के काम को ख़त्म कर ले। इसके बाद अगला बिंदु आता है नए अवसरों के बारे में मांग करें और सूचित करें। उदाहरण के लिए, आप अपने माता पिता के दोस्तों से उनके काम के स्थान पर गर्मियों में नौकरी पाने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। बच्चों, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यदि गर्मियों की छुट्टियाँ या कभी भी ऐसी कोई वैकेंट पड़ते हैं जहाँ हमें काम की तलाश है तो इसके लिए हमारे माता पिता के जो दोस्त हैं जिनके यहाँ पर काम हो उनसे हम मदद ले सकते हैं या उनके यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि आपको ज़रूरत हो तो आप हमें नौकरी दे सकते हैं और हम आपका काम कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि आप जो भी नए अवसर आते हैं उसमें
आपके लिए जो भी उपलब्ध होता है उसकी मांग करते हैं। साथ ही यदि किसी भी प्रकार की सूचना होती है तो उसे आप सूचित भी करते हैं। बच्चों, इसके बाद बात करते हैं नेटवर्किंग कौशल कैसे बढ़ाएं, या फिर हम अपना नेटवर्किंग कौशल कैसे बना सकते हैं। अपने नेटवर्किंग कौशल बनाने में आपकी सहायता के लिए यह 6 चरण दिए गए हैं, जो कि हम कनेक्ट मॉडल के नाम से जानते हैं। आइए बच्चों, देख लेते हैं कि कनेक्ट मॉडल क्या होता है। कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत सबसे पहला आता है कन्वर्सेशन या फिर बातचीत करना। दूसरा ओ से आता है ओपन या फिर खुलना। एन से आता है नेटवर्किंग या फिर स्मार्ट तरीके से नेटवर्किंग। ई से आता है एंगेज्ड या फिर संलग्न। और सी से आता है कंटिन्यू कन्वर्जेशन। और टी से आता है टॉकिंग या फिर कहना। बच्चों, इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है कन्वर्सेशन या फिर बातचीत करना। एक सुखद व्यक्तित्व रखना चाहिए। उदाहरण के लिए मुस्कुराएं और आत्मविश्वास से व्यक्ति को देखें। एक सवाल के साथ शुरू करो। उदाहरण के लिए बताया गया है कि आपके शहर में ट्रैफिक कैसा है। बच्चों, यदि हम किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं और यदि हम उससे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले किसी प्रश्न से स्टार्ट करना चाहिए। और जैसे एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि यदि कोई नया व्यक्ति है और उससे हम बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उससे पूछें कि आपके शहर में ट्रैफिक कैसा है। ज़रूरी नहीं कि आप यही प्रश्न पूछें, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पर शुरू करना होगा कि आप कहाँ से हैं, आप कैसे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ हमें बात करनी होगी ताकि आगे हम उससे बातचीत कर सकें और हमारी जान पहचान हो सके, ताकि यदि हमें कभी उससे कोई काम होता है या उससे हमसे कोई काम होता है तो वह हम कर सकें। दूसरा आता है ओपन या फिर खुलना। उन्हें जानने में रुचि दिखाएं। बच्चों, जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम उनके बारे में जानना चाहते हैं और ऐसा लगना भी चाहिए कि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए उनसे पूछें कि वे खाली समय में क्या करते हैं। इससे पता चलता है कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी बात धैर्य से सुनें और बातचीत को आगे बढ़ाएं। उदाहरण के लिए यदि वे उल्लेख करते हैं कि उन्हें किसी पार्टी को आयोजित करने की आवश्यकता है तो किसी परिचित व्यक्ति के साथ संपर्क साझा करने की पेशकश करें। बच्चों, जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति जो बात कह रहा है उसको हम ध्यान से सुनें, और यदि वह किसी भी प्रकार का उल्लेख आपके सामने करता है तो आप उसे बताएं कि आप उसके काम को किस प्रकार से करवा सकते हैं, और यदि हो सके तो उसका किसी व्यक्ति के साथ संपर्क भी करवाएं ताकि वह व्यक्ति भी आपसे मिलके अच्छा महसूस करे और आगे आपसे मिलने की कोशिश करे, जिससे आपको उसके बारे में और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद बात करते हैं नेटवर्किंग या फिर स्मार्ट तरीके से नेटवर्किंग के बारे में। उनसे उन चीज़ों के बारे में बात करें जो दोनों के बीच सामान्य है। उदाहरण के लिए भोजन या किसी भी सामान्य शौक में एक समान रुचि। उनके साथ अपने अनुभव साझा करें। उदाहरण के लिए आप अपने हाल के अवकाश के बारे में बात करें। बच्चों, यदि हम स्मार्ट तरीके से नेटवर्किंग करना चाहते हैं या फिर यह कहें कि हम उस व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हम लोगों में कॉमन हो, या फिर जो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं उनके बीच में कॉमन हो। जैसे आप दोनों में क्या कॉमन है जो आप अच्छा करते हैं, या आपके ऐसे कौन कौन से शौक़ हैं जो कि दोनों में हैं, या आप दोनों ऐसा कौन सा खाना है जो पसंद करते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप एक दूसरे से शेयर करें। साथ ही कुछ ऐसे उदाहरण लें या फिर कुछ ऐसे अनुभव लें जो कि आप एक दूसरे को बता सकें। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको बहुत जल्दी से एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगी। इसके बाद बात करते हैं एंगेज या फिर संलग्न। उपयोगी जानकारी साझा करें। उदाहरण के लिए आपकी बात सतही प्रतीत नहीं होना चाहिए। बच्चों, यदि हम कोई भी बात कर रहे हैं
तो इसके लिए हम उस बात को प्रूफ के साथ में रखें कि आप जो कह रहे हैं वह सही है और आपकी बात कहीं भी गलत प्रतीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी बात गलत प्रतीत होती है तो इससे हमारे रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारी पहली मुलाकात ही आखिरी मुलाकात में बदल सकती है। इसके बाद बात करते हैं कंटिन्यू कन्वर्सेशन या फिर नियमित रूप से संवाद की। तो संवाद में रहें, उदाहरण के लिए अपने समूह के लोगों से नियमित रूप से बात करें, उन्हें पार्टियों के लिए आमंत्रित करें और एक साथ मिलें। बच्चों, जब भी यदि हम किसी टीम के साथ में हैं तो यदि हम उनके साथ में नियमित रूप से संवाद करते हैं तो यह हमारे बीच के रिश्तों को बढ़ाएगा, और जब हमारे बीच के रिश्ते मजबूत होंगे तो इससे हमारा काम भी अच्छा हो पाएगा। और यदि हो सके तो अपनी टीम के मेंबर्स को पार्टी या फिर किसी भी प्रकार का आमंत्रित करें, ताकि आपके रिश्ते और भी मजबूत हो सकें और आपका काम और भी बेहतर तरीके से हो सके। इसके बाद आता है टॉकिंग या फिर कहना। उन घटनाओं या गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करें जिन्हें आप जानते हैं। उदाहरण के लिए अपने इलाके में एक मज़ेदार मेले के बारे में दूसरों को बताएं। बच्चों, यदि हम किसी व्यक्ति से अच्छा संपर्क बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ऐसी ऐसी चीज़ों को बताना चाहिए ताकि वह व्यक्ति आपसे मिलने की कोशिश करे। जैसे यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है कि आप बताएं कि आपके इलाके में एक अच्छा मेला लगा हुआ है और आप भी उस मेले में घूमने के लिए आएँ, तो इससे आपके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और साथ में आपके रिश्ते भी मधुर होंगे। बच्चों, इसके बाद बात करते हैं सत्र 5 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जहां हम देखेंगे सबसे पहला प्रश्न जो आता है कि आपका परिवार एक नए घर में चला गया है, आपका पड़ोसी आपके घर आया है, आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु आता है कि उन्हें बताएं कि आप सामान के स्थानांतरण में व्यस्त हैं और अभी बात ही नहीं कर सकते। दूसरा आता है कि चिढ़ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे बिना बताए आए हैं। तीसरा आता है उन्हें एक सहज मुस्कान दें और उन्हें जाने के लिए कहें। और चौथा आता है कि उनका स्वागत करें, अपने परिवार का परिचय दें और आने के लिए उन्हें धन्यवाद दें। बच्चों, आपको यहाँ बताना है कि इसका सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त उत्तर कौन हो सकता है। बच्चों, यहाँ पूछा गया है कि यदि आपका परिवार एक नए घर में चला जाता है और कोई भी पड़ोसी यदि आपके घर में आता है तो उस समय पर आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले पूछा गया है कि आप उनको कहेंगे कि आप अभी सामान को इधर उधर रखने में व्यस्त हैं और आप अभी बात नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु आपसे कह रहा है कि आप उन्हें चिढ़ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप बाद में आए हैं, बिना बताए आए हैं। अगला बिंदु आपको आता है कि आप उन्हें एक सहज मुस्कान देंगे और उनसे कहेंगे कि अभी आप जाएं। और अगला बिंदु आता है कि आप उनका स्वागत करेंगे और अपने परिवार का परिचय देंगे और उन्हें आने के लिए धन्यवाद भी कहेंगे। तो बच्चों, इसका सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त उत्तर है घ नंबर, कि आप उनका स्वागत करेंगे और अपने परिवार का परिचय देंगे, क्योंकि आप एक नए घर में गए हैं, आप एक नई जगह पर गए हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो सबसे पहले आप उसका स्वागत करेंगे, आप उसे अपने परिवार का परिचय देंगे और उन्हें आने के लिए धन्यवाद देंगे। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि आता है कि कविता अपने पड़ोस में घर के पानी के दिक्कतों को ठीक करने में मदद करने के लिए दान इकट्ठा कर रही है। अजनबी व्यक्तियों को पैसे दान करने के लिए कहते समय उसे क्या करना चाहिए। बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लड़की जिसका नाम कविता है, वो उसके पड़ोस में के आसपास जो घर है वहाँ पानी की बहुत समस्या है और उस समस्या को दूर करने के लिए या फिर लोगों की मदद करने के लिए वह कुछ दान इकट्ठा कर रही है। और जब कोई अजनबी व्यक्ति आते हैं तो उसे पैसे दान करने के लिए कहते समय किस प्रकार से कहना चाहिए या क्या करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन आता है कि वृद्धाश्रम की पूरी कहानी बतानी चाहिए।
दूसरा बिंदु आता है कि सीधे दान के पैसे मांगना चाहिए। तीसरा बिंदु आता है कि एक छोटी सी बातचीत शुरू करने के बाद फिर उस परियोजना के बाद बारे में बात करनी चाहिए जिसमें दान की आवश्यकता है। और चौथा बिंदु आता है उपरोक्त सभी। तो बच्चों बात करते हैं एक एक बिंदु की, क्योंकि यहाँ समझाने की बहुत आवश्यकता है। तो पहला बिंदु आता है कि वृद्धाश्रम की पूरी कहानी बतानी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, यदि हम उन लोगों को वृद्धाश्रम की कहानी बताएंगे तो इससे कुछ भी नहीं होगा। दूसरा बिंदु आता है कि सीधे दान के पैसे मांगना चाहिए। नहीं बच्चों, यदि हम सीधे दान के पैसे मांगते हैं तो यह अच्छा प्रभाव नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें यह बताना चाहिए कि हम क्यों पैसे मांग रहे हैं। और तीसरा बिंदु था कि एक छोटी सी बातचीत शुरू करने के बाद, क्योंकि बच्चों हम किसी अजनबी व्यक्ति से पैसे मांग रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना होगा और उसके बाद फिर हमें यह बताना होगा कि हम किस लिए पैसे मांग रहे हैं, क्यों पैसों की आवश्यकता है। तो और परियोजना के बारे में बात करनी चाहिए, उसके बाद में हमें दान मांगना चाहिए। तो बच्चों इसका जो सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त उत्तर है वह ग नंबर का है कि एक छोटी सी बातचीत शुरू करें, उसके बाद आप परियोजना के बारे में बताएं और उसके बाद ही आप पैसों के लिए बात करें। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सत्र क्रमांक 6 100 प्रेरणा या फिर सेल्फ मोटिवेशन। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।